नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीपीएससी मेंस की क्लास में आपका स्वागत है। आंसर राइटिंग के अंतर्गत जो हम एक हर दिन बेहतर आंसर राइटिंग करने के लिए जो हम कोशिशें कर रहे हैं, उनमें से आज पता नहीं ये कै नंबर की क्लास है। काफ़ी हो चुकी हैं, 10-12 क्लास तो हम कर ही चुके हैं। डेली जो है हम क्या करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं। उसी क्रम में आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्या देखेंगे, 5 क्वेश्चन जो है हम 2 मार्कर देखने वाले हैं। कुल जो है 5 प्रश्न हम क्या देखेंगे, 2 मार्कर देखेंगे। और एक प्रश्न जो है आपका हम क्या देखेंगे, एक प्रश्न जो है हम कौन सा देखेंगे, ये होगा हमारा 7 नंबर का जो है एक प्रश्न होगा। क्या होगा, 7 नंबर क्या होगा, एक प्रश्न जो है देखने को मिल जाएगा। चलिएगा, तो अपनी जो है हम क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं और चीज़ों को जो है देखते हैं, समझते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, जो आपसे पूछा जा रहा है कि, और आप जानते हैं कि एमपीपीएससी में कुछ प्रश्न जो है 2 मार्कर के होते हैं, कुछ प्रश्न जो है आपके 7 मार्कर के होते हैं, कुछ प्रश्न जो है आपके क्या होते हैं, 10 मार्कर के प्रश्न होते हैं। और शब्द सीमा में जरूर लिखना है। हर बार कहता हूं कि भाई मानक उत्तर लिखिएगा। 2 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। आप लोग जब टेस्ट भेजते हो लिख करके, तो 2 नंबर का प्रश्न जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक लिख देते हो, क्या मतलब होता है भाई? आपको वो तरीका सीखना है जिसमें क्या है, नंबर मिलते हैं एमपीपीएससी में, ठीक है। वो नहीं सीखना है। आप थ्योरी जो है आप लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, रफ में लिखिएगा, अच्छी बात है। लेकिन एक जो उत्तर आपको लिखना है तो वैसा ही लिखना है जैसा वास्तविक उत्तर होता है, ऑफिशियल जैसा जो है लिखने का कार्य करना है। तो नील दर्पण क्या है, तो आप कहेंगे कि यह जो है एक ऐतिहासिक नाटक है। इसकी रचना जो है दीनबंधु मित्र द्वारा 1860 में की गई थी। और इसकी विषय वस्तु क्या है कि बंगाल में नील बगान मालिकों के अत्याचार का जो है क्या है, उस पर आधारित है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि नील विद्रोह की भी यह जानकारी देता है। 3 आयाम दे देते हैं, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। 2 के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा अगर 3 आयाम दे देते हैं। चलिएगा, दूसरा प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है बहिष्कृत भारत। अब देखिएगा, बहिष्कृत भारत क्या था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है एक संगठन बनाया हुआ था। उस संगठन का नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो है उन्होंने बनाई हुई थी। हितकारिणी सभा नामक जो है एक संगठन बनाया था। और आई थिंक ये संगठन जो है 1924 में बनाया गया था, ठीक है। 1924 में बनाया था। और ये संगठन कहाँ पर था, महाराष्ट्र में था। और इस संगठन यह जो है खासतौर से जो समाज के क्या थे, निम्न वर्ग थे, खासतौर से अछूत वर्ग थे, जिनकी निम्न स्थिति थी, उनको अधिकार दिलवाने के लिए क्या करता था, ये संगठन कार्य करता था। और इसी संगठन द्वारा जो है एक समाचार पत्र निकाला जाता था। उसी पत्र का नाम क्या है, बहिष्कृत भारत, ठीक है। तो क्या बताएंगे आप? 1927 से प्रकाशित मराठी भाषा का यह समाचार पत्र था। संपादक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें दलितों, अछूतों, अशूद्रों की उन्नति, अछूतों यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, या शूद्र लिख सकते हैं, अशूद्रों नहीं, ठीक है, शूद्रों की उन्नति हेतु जो है प्रयास किया गया था। चलिएगा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह की थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखिएगा, वेल्लोर विद्रोह जो है मद्रास प्रेसिडेंसी की बात है। कहाँ की बात है? मद्रास प्रेसिडेंसी की जो है बात है। इस प्रेसिडेंसी में जो है 1806 का समय है। यहाँ पर क्या है, एक है सेना के लिए नया नियम जो है लागू किया जाता है। क्या किया जाता है? सेना के लिए जो है नया पोशाक नियम लागू करते हैं। नया नया पोशाक नियम मतलब कि पहनावा कैसा होगा, उनका वेशभूषा कैसी होगी, नया पोशाक कानून या पोशाक नियम लागू किया जाता है। और इस नियम के तहत क्या किया गया कि 2 चीज़ों पर परिवर्तन किया गया। कितनी चीज़ों पर? 2 चीज़ों पर। एक जो है पोशाक में परिवर्तन किया गया, ठीक है, और एक उनके जो है प्रतीकों पर जो है परिवर्तन किया गया। प्रतीकों मतलब कि जो भी धार्मिक प्रतीक है, कोई क्या करता है, तिलक लगाता है, कोई क्या करता है, महादेव का वो वैसा बनाया जाता है ना माथे पर, तो वैसा बनवा लेते हैं। कोई क्या करता है, भुजा में जो है चंदन लगाता है, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, गले में जो है थोड़ा सा चंदन लगाते हैं, तो ये प्रतीक है ना। और इसी प्रकार से जो कई लोग होते हैं, तो मुस्लिम देखें तो दाढ़ी रखाते हैं, और भी उनकी जो भी मान्यता रही हो। और पोशाक में जो है कई लोग कपड़े वैसे पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं। और गले में जो भी है क्या है, बहुत सारी चीज़ें धार्मिक पहनी जाती हैं। कोई जो क्या पहनता है, बजरंग बली का पहनता है,
कोई जो है हाथों में जो है महादेव का चूड़ा पहनता है, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है अंगूठी पहनते हैं, ऐसे ये धार्मिक चीज़ें की जा रही थी। इन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। तो फिर इनके खिलाफ क्या हो गए, सेना ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जो भारतीय सेना में, उस सेना में, अंग्रेजों की सेना में जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने इसका विद्रोह किया। फिर क्या, जो भी वहाँ पर थे अधिकारी वधिकारी वगैरह, उनको कुटाई कर दी। ठीक है, तो यही विद्रोह क्या था, बेल्लूर विद्रोह था। तो कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, तो 1806 में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हुआ था। बिल्कुल क्लिष्ट भाषा दीजिए, क्लियर भाषा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि यह विद्रोह जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत 1806 में, सीधा बताइएगा समय और स्थान डैश करके ले दीजिएगा, 1806 मद्रास प्रेसिडेंसी। भारतीय सेना द्वारा क्या किया गया, कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि 1806 में किसका शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। कारण जो है, कारण क्या था कि नए नियमों के तहत धार्मिक प्रतीकों में, पहनावों पर जो क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट। अब देखना भाई साहब, नेहरू रिपोर्ट को भी समझिएगा थोड़ा सा दिमाग लगा करके। आप जानते हैं कि साइमन कमीशन भारत में आया हुआ था। क्या आया हुआ था, साइमन कमीशन आया हुआ था। किस लिए आया हुआ था, किस लिए आया हुआ था, बोलो ना, नहीं बोल पाओगे, ठीक है। 1919 का जो है अधिनियम आया था। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए जो है साइमन कमीशन आया था। अब साइमन कमीशन ये जांच करके जो है अगली रिपोर्ट के इसके आधार पर अब क्या बनेगा, अगला नया कानून बनाएगा 1935 में। तो कुल मिलाकर के साइमन कमीशन जो आया था वो भारत में संवैधानिक कानूनी विकास के तौर पर आया हुआ था। ठीक है, इतिहास में क्या होता है, संवैधानिक विकास भी होता है। जैसे 1919 का नियम आया तो उसकी जांच करने के लिए जो आयोग आया हुआ था, ये लड़ाई भड़ाई से कोई संबंधित नहीं है, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ये संविधान का विकास से संबंधित था। ठीक है, तो 1919 के नियम की जांच करेगा और जांच करने के बाद ये अंग्रेज सरकार को रिपोर्ट देगा ताकि यहाँ पर कोई नया कानून फिर से लागू किया जा सके। तो फिर ये आया, और खास बात ये थी साइमन कमीशन में 7 के 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय नहीं था। अब ऐसी स्थिति में भारतीयों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, ऐसी स्थिति में भारतीयों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो साइमन कमीशन ने क्या किया, चुनौती दी कि तुम में अगर इतनी ही क्षमता है, क्या करो, एक छोटा सा संविधान बना करके दिखा दो। तो उस चुनौती को जो है कांग्रेस ने क्या किया, स्वीकार किया, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है 9 सदस्यीय के बनाई गई कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने क्या किया, एक नया संविधान तैयार किया। उसी को क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, साइमन कमीशन की चुनौती के तहत तैयार संवैधानिक मसौदा था। नेहरू रिपोर्ट क्या थी कि साइमन कमीशन, थोड़ी सी ऐसी भाषा लिखना, ठीक है, शुरुआत में, कि साइमन कमीशन की चुनौती के तहत तैयार संवैधानिक मसौदा थी। ऐसे में लगता है कि भाई साहब को पूरा इतिहास तो कम से कम पता ही है, तभी जो है ऐसे क्या कर रहा है, भाषा को जो है लिंकिंग लैंग्वेज जो है बना रहा है। और तो यहाँ पर बता दिया कि ये क्या थी, और कारण भी बता दिया हमने पहले पॉइंट में। दूसरे में बताएंगे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो हमने समय भी बता दिया, और इसमें जो है चेयरमैन भी बता दिया। अब जो है आप लोगों ने गलती क्या की, यहाँ पर जो है कुछ और बता रहे थे, तो इसमें कम से कम आपको प्रावधान बताना है कि कौन कौन से प्रावधान थे। तो सब तो नहीं बता पाओगे 3 नंबर के प्रश्न में, 2 नंबर के प्रश्न में 2-3 तो बता लोगे। जैसे कि मुख्य प्रावधान था डोमेनियन स्टेटस, ठीक है, डोमेनियन स्टेटस, मौलिक अधिकार, ये उस समय संविधान में थे जो नेहरू रिपोर्ट थी, और प्रांतीय स्वायत्तता, ये जो कुछ खास बातें थी। चलिएगा, अगला प्रश्न है जहां आपसे दिया हुआ है कामागाटा मारू। अब देखिएगा, मुझे हंसी थोड़ी सी इसलिए आ गई क्योंकि सब लोगों ने जो प्रश्न बताया है वो घटना का बताया गया है। कामागाटा मारू घटना जो है सभी लोगों ने इसका उल्लेख किया है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, कामागाटा मारू पूछा है, घटना नहीं पूछी हुई है। तो इस बात पर जरूर ध्यान रखना कि 2 नंबर में क्या प्रश्न पूछ रहा है। कामागाटा मारू पर लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपसे पूछ रहा है कामागाटा मारू घटना क्या थी। अब इसमें क्या हुआ था कि भाई आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। कौन सा वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का अगर आप जो थोड़ा सा टाइमिंग जानते हैं इसकी, तो आपको पता होगा कि यह जो है 1914 से शुरू हुआ, 1918 तक चलता रहा है, चलता रहा। इसके बाद हम देखेंगे तो जर्मनी जो थे, जर्मनी में जो है बहुत सारे भारतीय रुके हुए थे। कौन रुका हुआ था, जर्मनी में बहुत सारे भारतीय जो रुके हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जब विश्व युद्ध, आप जानते हैं कि जर्मनी जो है ध्रुवीय राष्ट्र था, और यहाँ से भी विश्व युद्ध में शामिल था, ये भी युद्ध में शामिल था।
तब जो क्या हुआ कि जर्मनी में बहुत सारे जो भारतीय रह रहे थे उनके लिए एक जहाज खरीदा गया। ये क्या था? एक जापानी जहाज था। क्या था? ये जहाज था। जापानी जहाज था। और इस जहाज को जो है किराए पर लिया गया। किसने लिया? बाबा गुरदीप सिंह द्वारा क्या किया गया? जहाज था ये, इसे किराए पर लिया गया। और जर्मनी में जो लगभग कितने आई थिंक 376 जो भारतीय यहाँ पर बैठे हुए थे उनको क्या किया? इस जहाज में लोड किया और लोड करके कहाँ ले गया? इन्हें कनाडा पर ले गया। हालांकि कनाडा की पुलिस ने जो है वहाँ पर जाने से मना कर दिया और पुनः से भारत लौट आए। फिर बाद में जो है भारत में क्या हुआ? हंगामा हुआ। तो ये जो है पूरी की पूरी घटना है। तो कामागाटामारू यहाँ पर क्या है? एक जहाज है। सिंपल सा बताना है, यह एक क्या था? जापानी जहाज था। पहला बात ये बताएंगे। अगर ये नहीं बताया, और 1914 में जो है बाबा गुरदत्त सिंह द्वारा क्या किया गया था? इसे किराए पर लिया गया था। किस लिए लिया गया था? उस पर भारतीय यात्रियों को कनाडा ले जाया गया था। बस ये इतना पर बताना है। बाकी घटना को जो है कोई नहीं बताना है कि इसके तो जहाज के संदर्भ में क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। अगर ये पूछे गाटामारू प्रकरण पूछे तब आपको बताना है कि कनाडा में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, या फिर वहाँ पर कलकत्ता में लड़ाई हुई थी। तो ये प्रश्न क्या हो जाते हैं? 2 नंबर के हो जाते हैं। चलिएगा 5 नंबर का प्रश्न अपन देख लेते हैं। और 5 नंबर के प्रश्न में जो है वो कौन सा है? ये रहा। भारत के एकीकरण में जो है सरदार पटेल ने जो है कौन सी नीतियां अपनाई थी, वो प्रश्न अपनाना है। अब देखिएगा, आप जानते हैं कि भारत जो है 14 अगस्त, अभी तो ये देखो 15 अगस्त, चलिए उसको भी जान लेते हैं। 1947 में क्या हुआ? भारत आज़ाद हुआ। 14 अगस्त की रात्रि को क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। 12 बजे मिली थी भाई साहब। पर आप ये भी नहीं क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा दिन माने हम, 14 अगस्त या 15 अगस्त। तो 14 अगस्त की जो है 12 बजे क्या हो गया था? ये आज़ादी जो है मिली हुई थी। ऐसा क्यों मिला हुआ था? क्योंकि भारत को जब आज़ादी मिल रही थी तो बहुत बड़े बड़े जो है ज्योतिषों से पूछा गया। तो कहा भाई 14 अगस्त की रात्रि का 14 अगस्त का दिन जो है शुभ नहीं है। क्या है? 15 अगस्त का दिन शुभ है। ठीक है। और दूसरी बात जो थी, अंग्रेज जो है चाहते थे कि 15 अगस्त को जो है उनका भी कोई खास दिन था। तो फिर दिमाग लगाया कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार क्या होता है कि 12 बजे के बाद में क्या हो जाता है? अगली तारीख शुरू हो जाती है। और सॉरी, भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो है 14 अगस्त 15 अगस्त तब माना जाएगा जब तक जो है सूर्य उदय नहीं हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 15 अगस्त तब से लागू होगा जब से सूर्य उदय हो जाएगा। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 15 अगस्त तब से माना जाता है 12 बजे की रात्रि से। तो अंग्रेजों के अनुसार जो है 15 अगस्त है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, और भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो है 14 अगस्त है। चलिएगा, इसलिए ये दी गई थी। तो आज़ादी जब मिली तो भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था। तो यहाँ पर लगभग जो है 566 रियासतें थी। ठीक है, जैसे 500 प्लस लिखा हुआ है, 500 प्लस रियासतें थी। तो अगर इनको क्या करना है? एक करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। सभी को जो है अंग्रेज स्वतंत्रता दे गए थे। तो फिर इनको एक करने के लिए जो है गृह मंत्रालय विभाग किसको दिया गया? सरदार पटेल को जो है क्या दिया गया? गृह मंत्रालय विभाग दिया गया। सरदार किसको दिया गया? पटेल को दिया गया। साथ ही साथ में जो है बीपी मेनन साहब थे, जो थे कौन थे? बीपी मेनन साहब थे। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, मतलब अंग्रेज बहुत बड़े उच्च लेवल के सचिव लेवल के अधिकारी थे। तो बीपी मेनन से जो है सरदार पटेल कहते हैं कि भाई साहब क्यों बैठे हुए हो मुँह लटका करके? तो बीपी मेनन ने कहा कि सरदार जी देखो वैसा है कि अब तो हमारा यहाँ पर कोई इज्जत नहीं बचा हुआ है, तो हमें मुँह लटकाना ही पड़ेगा। अब यहाँ से जा रहे हैं तो आप लोग भी क्या है वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो सरदार पटेल ने कहा कि भाई सब टेंशन ना लो, अगर आप चाहो तो आपको इज्जत हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से कमा सकते हो हमारे यहाँ पर। बीपी मेनन खड़ा हो गया, कहा कैसे भाई साहब बताओ? कहा ये खुद को क्या होगा आपका पराश्चित करने का एक प्रकार का तरीका होगा। कहा मैं पूरे दिल जान से जो है आपका काम करवाऊंगा, मुझसे कहा करवा लो जो कुछ करवाना है। तो बीपी मेनन ने कहा कि आप जो है एक लंबे समय से क्या रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आपके पास में क्या बहुत सारे अनुभव हैं, इसलिए चलिए मेरे साथ जो है इसमें सहयोग कीजिएगा। एक सचिव के तौर पर जो है आप क्या करेंगे? काम करेंगे। तो बीपी मेनन जो है ये क्या करते थे? सरदार पटेल के क्या किया इन्होंने? गृह विभाग में विलय करने में, मतलब भारत के एकीकरण में जो सचिव के रूप में कार्य किया। तो ये दोनों लोग, इनके पास में क्या था? एकीकरण डिपार्टमेंट दिया गया था। और सरदार पटेल ने सभी को पत्र लिखा। ठीक है, पत्र लिखा, और पत्र में पहली बात क्या कहा कि देखो भाई ऐसा है कि भारत जो है आज़ाद हो चुका है,
सभी लोग जो क्या कर दीजिएगा, विलय कर दीजिएगा। आपसे हाथ पैर जोड़कर जो है प्रार्थना है। विलय कर दोगे तो आपको क्या देंगे, हम गाजर देंगे, और अगर विलय नहीं करोगे तो फिर छड़ी देंगे। तो इनका मतलब क्या है, गाजर और छड़ी की नीति, या कई बार कहते हैं चट्टू और छड़ी की नीति। चट्टू को जानते हो ना, चट्टू जो 1 रुपये का मिलता था पहले, चटुआ और छड़ी की नीति। और या फिर इसी को कह देते हैं पुरस्कार या दंड की नीति। यानी कि सरदार पटेल ने कहा कि देखिए, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, विलय कर सकते हैं, हम आपको प्रिवी पर्स देंगे, हम आपको विशेष अधिकार देंगे, हम आपको उपाधियां देंगे, हम आपको कुछ जो है फंड भी देंगे, आपके जो है कुछ है, और बड़े बड़े पदों में भी देंगे, राज्यपाल वगैरह, मुख्यमंत्री, विधायक ऐसे जो है बनवा देंगे। और अगर नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गाजर देने की बात हो जाएगी, यानी कि ये पुरस्कार की बात हो जाएगी। अगर नहीं करोगे तो छड़ी की बात ये क्या है, मैं कहा कि देखिए भारत जो है क्या कर रहा है, लोकतंत्र अपना रहा है। भारत जनता की प्राथमिकता को जो है मानेगा, आप कुछ भी करें, रोज चाह गए, हम जबरदस्ती क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे आपका वो। तो ये क्या छड़ी की नीति थी, दंड देंगे, जैसे कि हैदराबाद में जो है सेना के दम पर किया गया था। तो ये क्या है, गाजर और छड़ी की नीति है। सरदार पटेल ने अलग अलग नीतियाँ अपनाई। सरदार पटेल ने घोषणा की कि जिस प्रकार से आपके जो है रक्षा, विदेश और संचार, ये मामले अंग्रेज अपने पास रखते थे, बाकी तुम रखते थे, तो उसी प्रकार से हमें भी दे दीजिएगा और बाकी मामले सब रख लीजिएगा। ठीक है। तो ये सब जब सरदार पटेल ने ऐसे काम किए तो लगभग आज़ादी के समय समय तक अधिकांश रियासतों ने क्या कर दिया, विलय कर दिया। कुछ जो नहीं की थी उनमें से एक कौन थी, जूनागढ़ रियासत ने जो है विलय नहीं किया था। एक जो थी जम्मू कश्मीर ने नहीं किया था। एक जो थी हैदराबाद ने जो है विलय नहीं किया था। इसके अलावा भोपाल भी भाई साहब वो रियासत है जो भारत में सबसे अंत में विलय होने वाली रियासतों में से क्या है, एक है। और सबसे अंत में जो है भोपाल का ही विलय किया गया था 1 जून 1949 को। ठीक है, 1949 को विलय हुआ था इसका। तो ये भी नवाब कम नहीं थे। तो ये अब हमारा प्रश्न ये नहीं है कि किसने विलय नहीं किया, चलिएगा। तो ये पूछता है कौन कौन सी नीतियां अपनाई हुई थी रियासतों को विलय करने में। तो आप क्या कहेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में 500 प्लस रियासतें थी, उनके एकीकरण की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई थी और उन्होंने ये काम किया। पहली नीति उन्होंने अपनाई पुरस्कार और दंड की नीति। और इस नीति में क्या किया, विलय करने पर जो है सम्मान देंगे, सुविधाएं देंगे, विलय न करने पर जो है कड़े कदमों की जो है चेतावनी दी हुई थी। यही क्या है, पुरस्कार और दंड की नीति। इसी को क्या कह दिया जाता है, गाजर और छड़ी की नीति भी कह दिया जाता है। गाजर व छड़ी की नीति, छड़ी मतलब दंड, गाजर मतलब पुरस्कार। ठीक है, चलिएगा। दूसरा, कूटनीति और संवाद। विलय विरोधी रियासतों से क्या किया, उन्होंने बातचीत किया। अब जैसे बहुत सी रियासतें थी, बात करेंगे अभी थोड़ी सी। लोकतंत्र की नीति बताई दुनिया को, कहा कि भारत लोकतंत्र है, जनता की राय को जो है सर्वोपरि मानी जाएगी, इसलिए पहले क्या कर दीजिएगा, विलय कर दीजिएगा, वरना बाद में जो है क्या है, जनता के बहुमत से हम जीत लेंगे। सैन्य कार्यवाही और दबाव। तो अगर आप किसी भी तरीके से नहीं मानोगे, गलत करोगे, तो फिर क्या करेंगे, आपके ऊपर सैन्य कार्यवाही करेंगे। जैसे हैदराबाद जो है इसका उदाहरण है, ऑपरेशन पोलो। और इसका उदाहरण जो बता सकते हैं आप लोकतंत्र की नीति का, जो है जूनागढ़ रियासत का जो है उदाहरण बता सकते हैं। जूनागढ़ में क्या करवाया गया था, इसी प्रकार से जनमत करवाया गया था। साम दाम दंड भेद की एकीकृत की नीति जो है अपनाई गई थी, कैसे भी करके भारत को क्या करो, एक करो। अतः सरदार पटेल की सूझबूझ तथा कठोर नीतियों के कारण ही भारत वर्तमान रूप में क्या है, स्थापित हो चुका। इसीलिए सरदार पटेल को क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे क्या हो जाते हैं, आज के प्रश्न हो जाते हैं। यदि आप लगातार आंसर राइटिंग करना चाहते हैं या फिर आप लगातार सीखना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा। अंतिम रूप से बता दूं, बिना आंसर राइटिंग के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। एमपीपीएससी से भी वाकिफ नहीं है आप, बिना उत्तर लेखन के आप जो है मेंस में बेहतर नंबर नहीं ला सकते। और जब तक आप मेंस में 1500 में से 700 नंबर लेकर के नहीं आएंगे या 700 प्लस नंबर, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, माना कि 600 नंबर आप जो है ले भी आएंगे ना बहुत मेहनत करके, लेकिन इंटरव्यू से आप फेल हो जाएंगे। तो 700 प्लस नंबर आपको लेकर के आना है। आप जो है 750 नंबर का टारगेट रखिए। कितना रखिए, 750 नंबर का टारगेट रखिए। मेंस में झक से निकल जाओगे। यदि 800 कर लिए तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये कब होता है, आधे नंबर से ज़्यादा नहीं खींचते मेरे भाई। अगर जो खींचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग में सुधार करना पड़ेगा, बार बार जो है आपको लिखना पड़ेगा, चीज़ें याद करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा कर लेते हैं तभी जो है हो पाता है। नंबर खींचने का तरीका है बेस्ट आंसर राइटिंग। अब हालांकि उत्तर तो सब कोई लिख देता है टूटा फूटा, लेकिन आपको जो है हर दिन घिसने से क्या बनेंगे, आप बेहतर बनेंगे। अगर आप बनना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे पास में। इसमें क्या करना है आपको, 9691113865
दैट ओनली और ओनली क्या करना है, मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। देखिए अभी किसी ने एक कॉल किया था, तो ऐसे कॉल नहीं करते हैं, ठीक है भाई। वरना आप सोचिएगा कि बहुत सारे जो है कॉल हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा फिर बाद में इरिटेशन होने लगता है। फिर मैं फ़ोन में इनकमिंग सर्विस ही क्या कर देता हूँ, चालू बंद कर देता हूँ, ताकि कोई फ़ोन ना आए। तो आपको क्या करना है, मैसेज करना है, और मैसेज में सिर्फ इतना लिख करके भेजना है, एम पी पी एस सी मेंस आंसर राइटिंग लिख करके भेजना है। और जो 299 रुपये इसका क्या रखा गया है, फीस रखा गया है। तो यदि आप लगातार करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जुड़िएगा, और अपना समय और धन जो है बर्बाद तभी कीजिएगा जब आप में क्या हो, रुचि हो। वरना 299 रुपये जो है बर्बाद मत कीजिएगा। चलिएगा, पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF आपको जो है व्हाट्सएप के जो है पेड ग्रुप में मिलेंगे। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।